तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे बर्नौलीज थ्योरम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड का एक पार्ट है। तो कुछ पार्ट मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था लास्ट टाइम, आप लोग दोबारा नोट कर सकते हैं। सभी लोग जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी थे और जो अभी आज की क्लास में ज्वाइन किए हैं। इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल लिक्विड। तो टॉपिक्स में सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड्स क्या होती हैं? दो प्रॉपर्टी है बेसिकली आइडियल लिक्विड की जो ध्यान में रखनी है। एक है कि जितने भी आइडियल लिक्विड होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि ऑल द लिक्विड्स हैव जीरो कंप्रेसिबिलिटी। जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कंटेनर है, इसमें अगर आपने कोई लिक्विड भर लिया, इसमें एक मोबाइल पिस्टन लगा लिया और इसमें कोई लिक्विड है। अगर आप इस पर से प्रेशर इंक्रीज करें और इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, तो कहा जाएगा कि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो है। तो आइडियल लिक्विड ऑलमोस्ट सभी जीरो कंप्रेसिबिलिटी वाले होते हैं। ऑलमोस्ट बोला मैंने, 100% एग्जैक्ट नहीं बोला। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही सबको? रिप्लाई करिए विकास। विकास आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट, कोई आया उसको एडमिट कर लूँ मैं। सर सही होगा। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है कि आइडियल लिक्विड की जीरो कंप्रेसिबिलिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी है जीरो विस्कोसिटी। जीरो विस्कोसिटी। तो इस चैप्टर में विस्कोसिटी को बड़ा डिटेल में पढ़ना है, फिर भी टाइमिंग मैं बता दूं कि लिक्विड लेयर्स के बीच में भी एक ड्रैगिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स काम करता है व्हेन दे मूव रिलेटिव टू ईच अदर। तो उस फोर्स को, जो ड्रैगिंग फोर्स होता है, जो अपोजिंग फोर्स होता है, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। इस फिनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं। आइडियल लिक्विड के विषय में ये एजम्पशन है कि दे हैव जीरो विस्कोसिटी, मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन द लिक्विड लेयर्स। पर एक्चुअल में ऐसा कोई लिक्विड है नहीं जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, बट बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गए। ठीक है, इनके अंदर विस्कस फोर्स बहुत कम लगता है। जब कोई लिक्विड आइडियल होता नहीं है, फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है आइडियल लिक्विड के विषय? बच्चों, फिजिक्स में कोई ना कोई एक मेजरमेंट का लेवल क्रिएट किया जाता है जहाँ से चीज़ों को नापा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्रिएट किया जाता है जहाँ से चीज़ों का मेजरमेंट होता है। किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से होता है। जैसे हाइट नापते हैं हम लोग, तो सी लेवल को जीरो मानते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। तो ऐसे ही लिक्विड्स और गैस की स्टडी के लिए एक आइडियल गैस या आइडियल लिक्विड की बात होगी। फिर कोई भी लिक्विड उस आइडियल कंडीशन से कितना डेविएट होता है, उसकी मदद से उसकी एग्जैक्ट स्टडी की जा सकती है। तो इसलिए पहले जब भी हम लोग स्टडी करेंगे जी आइडियल की ही बात करेंगे।
तो आइडियल लिक्विड के पास जीरो कंप्रेसिबिलिटी होती है और जीरो विस्कोसिटी होती है। ये दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? रिप्लाई करिए। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो, STREAM, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सभी लोग साथ में डेफिनेशन लिखिए। पहले समझा दे रहे हैं फिर लिखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी एक ट्यूब है जिससे लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब लिक्विड इस तरह से फ्लो हो कि एक कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसके थ्रू फ्लो होते हुए जिस पाथ को फॉलो करे, जिस पॉइंट से होते हुए जैसे जैसे जाए, उसकी जितनी भी फॉलोअर्स पार्टिकल हैं एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करें। यहाँ पर 2 स्ट्रीम लाइन दिखाई गई हैं। तो मान लो ये जो पार्टिकल है इधर सबसे पहले नंबर पर, ये कभी यहाँ रहा होगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी मान लो VA रही है पॉइंट A पर। इस पॉइंट B पर आके वेलोसिटी उसकी VB हो गई। इस पॉइंट C पर पहुंच के वेलोसिटी उसकी VC हो गई। तो इसके फॉलोअर्स पार्टिकल भी एग्जैक्टली वही वेलोसिटी अचीव करे उन पॉइंट ABC पर जो कि आगे वाले पार्टिकल का है। अब आगे वाले पार्टिकल को हम प्रीसीडिंग पार्टिकल बोलेंगे, पीछे के पार्टिकल को फॉलोअर्स पार्टिकल बोलेंगे। तो अगर कोई भी लिक्विड इस तरह से फ्लो हो रहा हो कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के जितने भी फॉलोअर्स पार्टिकल हैं एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करें, वही वही वेलोसिटी अचीव करें हर एक पॉइंट पर जो कि प्रोसीडिंग पार्टिकल का है, तो इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। जैसे चींटियां आंट्स मूव करती हैं, या टीचर्स जब खड़े रहते हैं प्रेयर के बाद, आप लोगों को रूम में जाना रहता है और टीचर्स बोलते हैं मूव इन अ लाइन और आप लाइन से चलते हो, तो उस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। लेकिन जब आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ से जब निकलते हैं लोग, तो वो जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं। तो जो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जितने भी फॉलोअर्स पार्टिकल होते हैं किसी प्रीसीडिंग पार्टिकल के, एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करते हैं जो प्रीसीडिंग पार्टिकल का पाथ होता है। तो इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। बताइए, सबको बात समझ में आ गई? हर्षित, राज, रुपेश, नितेश, रिप्लाई करिए। रिप्लाई करिए। हर्षित, हमजा, विकास, यस सर। राज, राज शुक्ला, रिप्लाई करो बेटा। युवराज, यस सर। so write down the definition of this streamline flow. If a liquid is flowing in such a way that, सर ये तो करा दिया था ना? हाँ बेटा मैं बोल तो रहा हूँ करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आए थे इसलिए बहुत कम टॉपिक थे, इसलिए दोबारा करा रहा हूँ। मैंने बोला इस बात को, ठीक है? थोड़े से ही टॉपिक हैं जिनको दोबारा कराना है। तो लिख लो डेफिनेशन। इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन सच अ वे दैट all the followers particle of a preceding particle, if a liquid is flowing in such a way that all the followers particle of a preceding particle, विकास लिख पा रहे हो? यस सर। are possessing the same velocity at each point of motion as possessed by
as possessed by the preceding particle, then such a flow is called streamline flow. As possessed by the preceding particle is called streamline flow. विकास लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. छोटे छोटे टॉपिक्स बना दिए हैं हमने ताकि ये चैप्टर आसानी से समझ में आए. नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. रेट ऑफ, एक बार बता चुके हैं इसको लेकिन एक बार और बता रहे हैं. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing per second. Volume of liquid flowing per second. Q से लिखते हैं इसको. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को Q से लिखेंगे. मान लो यहाँ पर कोई ऐसे ट्यूब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेंथ L है और एरिया A है. तो युवराज इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. मान लो ऐसे इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इसमें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है उसकी वैल्यू A इंटू एल है. अब हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना है. तो इसका मतलब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. फ्लोइंग पर सेकेंड. तो वॉल्यूम A इंटू एल है, पर सेकेंड मतलब टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. A L बाई टी को एक साथ कर लो. लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी. समझ में आया विकास? Yes, sir. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी. तो इसको याद रखिएगा फार्मूले को. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसको हम लोग Q से लिखते हैं, जो एक तरह से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है. तो इसको याद रखिए एक फार्मूले के जैसे. नेक्स्ट टॉपिक बेटा लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी रिप्लाई करिए. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. लिखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जरा राजू को फोन कर लो. राजू को फोन कर लो बेटा. अथर देखो कब तक आएंगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. कह रहे राजू को फोन कर लो, देखो कब तक आएंगे. डोर क्लोज कर लो बेटा. Suppose there is a container through which some liquid is flowing. तो यहाँ पर एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इसके थ्रू एक लिक्विड फ्लो हो रहा है. कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है.
पर ये स्मूथली नॉन यूनिफॉर्म होगा ताकि फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो बना रहे। राज आप क्लास में हैं? युवराज? यस सर। राज क्यों नहीं बोल रहे हैं? हूँ सर यहीं पे। अच्छा बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो यहाँ पर A1 है और यहाँ पर मान लीजिए लिक्विड की वेलोसिटी V1 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 और लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। तो अगर कोई लीकेज नहीं है, कहीं पर लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो पर सेकेंड जितना लिक्विड एंटर करेगा इस एंड X के थ्रू उतना ही एंड Y के थ्रू निकलेगा। मतलब Q1 इक्वल टू Q2, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट बोथ एंड विल बी इक्वल। या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड एंटरिंग पर सेकेंड थ्रू एंड X इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इमर्जिंग थ्रू एंड Y पर सेकेंड। Q से लिखते हैं ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को, तो Q का फार्मूला क्या होता है तभी A1 V1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 V2। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। इसे एक छोटा सा कंक्लूजन निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोल देंगे K। देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K बाई A। देयरफॉर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। इट मीन्स जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। आपने देखा होगा प्लांट्स में जब पानी देते हैं हम लोग ट्यूब से, पानी डालने वाली जो ट्यूब होती है, कोई प्लांट अगर दूर होता है तो उसमें पानी डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके माउथ को थोड़ा दबा देते हैं ना। तो माउथ को थोड़ा दबा देंगे तो एरिया कम हो जाएगी। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही सर। अच्छा, वाईफाई नहीं चल रहा है क्या? सर आपको वो लग रहा है वो वाली आईडी लॉग आउट हो गई, क्लास में आई नहीं, अच्छा, स्क्रीन ही नहीं प्रेजेंट हो रही। हाँ हाँ, वाईफाई चला गया तो मोबाइल का वाईफाई यूज़ कर लो पूरा। हाँ, एक मिनट बच्चों, आवाज़ आ रही है? सर यहाँ से आ रही। एनर्जी ऑफ लिक्विड्स, एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। लिखिए इसमें आगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ फ्लोइंग लिक्विड। There are 3 types of energy possessed by a flowing liquid. First one is pressure energy. Second one is kinetic energy. हाँ हाँ, तो पहली क्या है सर? प्रेशर एनर्जी, second one is kinetic energy, and third one is potential energy. तो 1 बाय 1 तीनों एनर्जी की बात करेंगे। पहले बात करेंगे प्रेशर एनर्जी की। लिखो बच्चों, प्रेशर एनर्जी। Capacity of a liquid to do work by virtue of its pressure is called pressure energy. Capacity of a liquid to do work by virtue of its pressure is called pressure energy. लिख लिया डेफिनेशन?
क्यों बच्चों डेफिनेशन लिख दो। Yes, sir. सर फिर से बोल दिए, फिर से बोल दिए। कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड टू डू वर्क by virtue of its pressure is called pressure energy. Is called pressure energy. मान लो यहाँ पर कोई कंटेनर है, साथ में बनाना जरा बच्चों। इसमें लिक्विड भरा गया है, तो ये लिक्विड साइड वॉल्स के साथ साथ नीचे भी प्रेशर क्रिएट करता है। नीचे तो प्रेशर क्रिएट करता साथ में साइड वॉल्स पे भी प्रेशर क्रिएट करता है। मान लो ये एरिया ए है, ये वाला एरिया, साइड वाला एरिया ए है। एक मिनट बच्चों, नहीं। तो अगर हम इस वॉल को कट कर दें ऐसे और फ्री कर दें, तो ये वॉल डिस्प्लेस हो सकती है ना बच्चों? ठीक है, तो ये वॉल डिस्प्लेस हो सकती है। अगर हम इस वॉल को कट कर दें और मूव करने दें, तो प्रेशर के कारण इस वॉल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसका, इस वॉल का, इस प्रेशर के कारण। नई पोजीशन को रेड लाइन से दिखाए हैं। डिस्प्लेसमेंट मान लो ये जो हुआ बच्चों, वो सपोज करो डेल्टा एक्स हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स हुआ, तो ये वर्क हुआ है प्रेशर के कारण। तो हम कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी इक्वल टू वर्क। वर्क इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो इस प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट टू राइट है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट टू राइट ही हुआ है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ओके भैया कह दो हेडफोन लगा ले। नमस्ते। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कॉस 0 1। बच्चों ये लाइन समझ में आई? रिप्लाई करिए। नहीं सर। अच्छा, एनर्जी मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है प्रेशर एनर्जी इक्वल टू वर्क बाय प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, इसके बाद वाली लाइन। अच्छा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इनटू कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 1। समझ में आ गया? हाँ या ना? रिप्लाई करिए जल्दी से। यस सर। यस सर। ओके, तो ये प्रेशर एनर्जी को शॉर्ट में लिख दिया हमने, P A इंटू डेल्टा एक्स चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, तो प्रेशर एनर्जी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू P। तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड को बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम। तो देयरफॉर फार्मूला हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू P। समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। नोट कर लीजिए।
ऊपर से दिखा दें कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं लिखते लिखते। सर पहुंच गए सर, लिख लिए सर। तो प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम इक्वल टू पी। Now next topic is kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को पहले से पता है। कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड टू डू वर्क बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। इसका फार्मूला भी जानते हो, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो हाफ mv² अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमजा? तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज इक्वल टू, कौन बताएगा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? सर रो। डेंसिटी। गुड। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी रो। तो फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम का हाफ रो v²। नोट कर लीजिए। सर एक बार फिर बता दिए, रो कहाँ से आ गया सर? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है रो। डेंसिटी ये सर, इक्वल ठीक टू मास अपॉन। ठीक है सर, समझ। मैं इरेज कर दूं इसको, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी डेफिनेशन जानते हैं आप लोग, इसका फार्मूला भी जानते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो mgh अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा लेफ्ट में पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो रो gh। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम इक्वल टू रो gh। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम इक्वल टू रो gh। लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट लिखिए अगला हेडिंग है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम, कभी 3 नंबर में, कभी 4 नंबर में, कभी 5 नंबर में, जैसा टीचर की पर्सनल सेटिंग हो। ठीक है, पेपर में। तो बर्नौलीज थ्योरम लिख लो बच्चों। इफ एन आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो,
If an ideal liquid is flowing in streamline flow, then sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume, if an ideal liquid is flowing in streamline flow, then sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remain constant. And that constant is called Bernoulli's theorem. Is remain constant. उसके आगे कुछ नहीं, थोड़ा मैं कुछ दूसरा सोचने लगा था. Just repeat, sir. If an ideal liquid is flowing in streamline flow, then sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remain constant. बस इतना ही लिखना था. Remain constant. देखो बच्चों, इसका प्रूफ देखो. तो स्टेटमेंट के साथ दैट इज करके ये लाइन लिख लो, फिर प्रूफ देखो. मान लो यहाँ पर एक ट्यूब है जिसके थ्रू एक लिक्विड आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है. ट्यूब आगे जाके थोड़ा नैरो हो गया है, हाइट भी थोड़ी घट गई है इसकी. ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके सेंटर की हाइट ग्राउंड से मान लीजिए h1 है, इसके सेंटर की हाइट ग्राउंड से मान लीजिए h2 है. तो ये हाइट हमने h1, इस हाइट को h2 मान लिया, इस एंड का नाम x रख दिया, इस एंड का नाम y रख दिया. लिक्विड इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है, तो एक दो स्ट्रीमलाइन दिखा दे रहे हैं. मान लीजिए यहाँ पर एरिया A1 है और लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पर लिक्विड के ऊपर प्रेशर P1 पड़ रहा है, जिसके कारण लिक्विड इसमें एंटर कर पा रहा है. यहाँ पर मान लीजिए एरिया A2 है, लिक्विड की वेलोसिटी मान लीजिए V2 है. यहाँ लिक्विड के द्वारा प्रेशर P2 डाला जा रहा है, जिसके कारण लिक्विड आगे बह पा रहा है. तो एंड X पर प्रेशर ऑन द लिक्विड है, एंड Y पर प्रेशर बाय द लिक्विड है. मीन्स इस एंड X पर वर्क ऑन द लिक्विड होगा, जबकि एंड Y पर वर्क बाय द लिक्विड होगा. जैसे मान लो बच्चों, एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं, पीछे से किसी ने धक्का मारा, तो एक बीच वाले स्टूडेंट के विषय में सोचो क्या होगा. पीछे से जो धक्का उसने खाया है वो हो गया वर्क ऑन द स्टूडेंट, उसने अपने आगे वाले को धक्का मार दिया, वो वर्क बाय द स्टूडेंट हो गया. तो वही चीज़ है, जो लिक्विड एंटर हो रहा है उस पर वर्क किया जा रहा है, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसके द्वारा वर्क किया जा रहा है. तो मान लिया जाए लेट W1 बी द वर्क. तो बच्चों हमने माना कि दिस एंड X पर लेट W1 बी द वर्क ऑन द लिक्विड एंटरिंग थ्रू एंड X पर सेकेंड. तो वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल होता है. तो यहाँ पर मान लो फोर्स F1 लग रहा है, वेलोसिटी V1 है, तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया.
तो P1 A1 V1। बताइए ये लाइन समझ में आई आप लोगों को, हाँ या ना? तो W1 इक्वल टू हो गया P1 A1 V1। लेट W2 let W2 be the work by the liquid। तो क्या माना बच्चों, let W2 be the work by the liquid emerging through end y per second। तो इसी तरह का फार्मूला इसका भी बन जाएगा, W2 का भी। क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों W2 का? P2 A2 V2। समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. Therefore net work on the liquid, net work on the liquid delta W will be equal to W1 minus W2। So delta W net work on the liquid is P1 A1 V1 minus P2 A2 V2। समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. Equation number 3। According to principle of continuity, we know that A1 V1 equal to A2 V2। क्यों बच्चों, पढ़ा चुके हैं ना? जितना लिक्विड पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है? पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले? Yes, sir. तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इसको हम लोग बेसिकली वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। ये मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड एंड एंटरिंग आर इमर्जिंग थ्रू द ट्यूब पर सेकेंड। देखो बच्चों, ये है तो वॉल्यूम ही, ये लेफ्ट साइड में ये है पूरा वॉल्यूम, पूरा पूरा वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं जानते हो? मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. ठीक है, तो वॉल्यूम को लेफ्ट में भेज दो, डेंसिटी को यहाँ से इधर उधर कर दो, तो नहीं आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। हाँ, सर, समझिए। ठीक है, तो ये जो A1 V1 है वो वॉल्यूम ही तो है। वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम एमर्जिंग पर सेकेंड, यही तो था। तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर, वेयर m क्या है? वेयर m इज द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। m है मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ये लाइन फिर से बोली, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, समझ गए सर। Yes, sir. तो जहां पर A1 V1 है वहां भी m बाई रो लग देंगे, जहां A2 V2 वहां भी m बाई रो रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग इन 3। पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तनिष्का यस सर। बड़ा लेट से ज्वाइन करी। P1 इंटू एम बाई रो, P2 इंटू एम बाई रो। बैठ ही रहो, थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। नहीं तो वीडियो भेजेंगे, शुरू से देख लेना, ठीक है ना? इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने, ये बात भी Yes, sir. रिकॉर्ड हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो भेज दूंगा, देख लेना। एम बाई रो कॉमन ले लो, तो डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू एम बाई रो। विकास समझ में आया बेटा? Yes, sir.
समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक। अब देखिए जरा ऊपर डायग्राम पे चल रहे हैं हम, थोड़ा डायग्राम में फोकस होइए। आप लोग लिख लिया यहाँ तक कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पाइप आगे नैरो हो रहा है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट घट रही है ट्यूब की, तो एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। ये एम वही है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है बच्चों और पोटेंशियल एनर्जी घटी है, तो नेट गेन इन एनर्जी निकालेंगे तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सुबह आपने 50 रुपये कमाए, शाम तक 20 रुपये लॉस कर दिए, तो फिर नेट कितना कमाया आपने, कितना प्रॉफिट रहा? गेन में से लॉस को माइनस कर देंगे, 50 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 20 बच जाएगा। तो नेट गेन इन एनर्जी, नेट गेन इन एनर्जी डेल्टा ई is equal to gain in kinetic energy माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। विकास समझ में आया ये चीज? यस सर। युवराज आपको? यस सर। डेल्टा ई को थोड़ा एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख दे रहे हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन 5 में देखिए लिखा हुआ है, तो उसको कॉपी करेंगे, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख दिया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। ठीक, एम सब जगह कॉमन लेके कट जाएगा बच्चों। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इक्वेशन नंबर इसको लिख दिया 7, एक स्टेप आगे की बात बोल दिया मैंने, 7। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जितना हम नेटवर्क करेंगे उतना ही एनर्जी बढ़ेगी। तो डेल्टा डब्लू से ही ये डेल्टा ई मिला है, जो डेल्टा डब्लू हम लोगों ने किया था ना ऊपर इक्वेशन में, ये उसी के कारण ये एनर्जी बढ़ी है। जब भी कोई वर्क करते हैं किसी न किसी एनर्जी फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है नेट वर्क डन इक्वल टू नेट गेन एनर्जी। तो नेट वर्क डन कितना था देख लो इक्वेशन में, ये इक्वेशन 4 में देखो, P1 माइनस P2 m बाई रो। दिख रहा है आप लोगों को? ये चीज़ दिख रहा है? बोलिए। यस सर। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा डब्लू के जगह पर लिखेंगे P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो, और ये वाला इक्वल टू थोड़ा पहले लिख लिया। अब डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से लिख लो, थोड़ा ब्रैकेट ब्रेक भी कर दे रहे हैं, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, अथर चुप रहे हो बेटा, एम जी एच वन प्लस एम जी एच टू। अब बच्चों एम कॉमन लेके कट जाएगा हर जगह से, एम को कॉमन लेके हर जगह से काट देंगे, एम कैंसिल 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 कैंसिल, राइट साइड में एम कॉमन लोगे, फिर लेफ्ट साइड के एम से कैंसिल हो जाएगा। रो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में रो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट में लाओ, तो P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2। तो ये निगेटिव वाले जितने भी हैं उनको लेफ्ट में ले जाओ, मतलब जिसके नीचे 1 है इनको लेफ्ट में ले जाओ बच्चों। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 को राइट में लाओ, ये जो P2 है प्लस हो जाएगा, राइट में आ गया। यहाँ पर हाफ रो V2 स्क्वायर बचा है, तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब ध्यान से देखो इसको, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देयरफॉर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट।
समझ में आया युवराज? यस सर। हर्षित, यस सर। हर्षित, हर्षित का नेट चला गया। सर बीएसएनएल की सिम होगी। अभी बोलेगा बेटा। ठीक है, नोट कर ले।